लास्ट लेक्चर्स में हमने एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से स्टार्ट किया था। बहुत ध्यान से कुछ बातों को सुनना बेटा। पहला, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स मींस इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। एनाटॉमी के अंदर हम उनके इंटरनल स्ट्रक्चर्स की स्टडी करते हैं। यहां पर जो ये चैप्टर स्टार्ट होगा, इट स्टार्ट्स विद द टिश्यूज। द टर्म टिश्यू वाज कॉइन्ड बाय एन ग्रू एंड tissues are group of similar or dissimilar cells having similar origin and performing a similar function। ठीक, तो ग्रुप ऑफ सेल्स को हम टिश्यूज कहेंगे। टर्म टिश्यू किसने बताया था? एनग्रू साहब ने। अब टिश्यूज की अगर हम बात करें तो प्लांट्स के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ कैपेबिलिटी ऑफ डिवीजन की कौन डिवाइड कर सकते हैं, कौन डिवाइड नहीं कर सकते हैं, दो टाइप के टिश्यूज हमने पढ़े डिटेल में। एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज विच आर कैपेबल ऑफ डिवीजन, और दूसरे परमानेंट जिनके अंदर डिवीजन की एबिलिटी कैपेबिलिटी नहीं है। क्लियर? तो अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को अगर हम देखें तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को फर्दर कैटेगराइज किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन ऑफ डिवीजन एंड ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। तो सबसे पहले अगर हम ओरिजिन के बेसिस पे बात करें तो वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। द embryonic conditions meristems are represented by promeristem which further became primary meristem, and then after the process of differentiation primary meristem converted into permanent tissues which may be living or dead, and those by the process of de-differentiation become secondary meristems। तो अगर हम ओरिजिन के बेसिस पे देखें तो तीन है मेनली, प्रो, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेरिस्टम। क्लियर? तो अब इस मेरिस्टम्स को अगर हम पोजीशन के बेसिस पे देखें तो पोजीशन के बेसिस पे हमने क्या क्या पढ़ा था? इफ द मेरिस्टम प्रेजेंट एट द एपेक्स, जिसमें रूट एपेक्स और शूट एपेक्स की बात करते हैं, तो वहां पे राम और शाम की हमने चर्चा करी थी। राम यानी रूट एपिकल मेरिस्टम कहां पे प्रेजेंट होगा? ऑब्वियसली रूट एपेक्स पे। फिर शाम सूट एपिकल मेरिस्टम कहां पे प्रेजेंट होगा? सूट एपेक्स पे। तो पोजीशन के बेसिस पे हमने जो मेरिस्टम डिस्कस किया एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में दो। इसके बाद एक नीट में क्वेश्चन भी पूछा गया है, द मेरिस्टम्स प्रेजेंट बिटवीन द मैच्योर टिश्यूज or between the node and internodes are called as intercalary meristem। अब both apical meristem and intercalary meristems are called as primary meristematic tissues as they are associated with primary growth in the plant body। क्लियर? इतनी बात। अब दूसरी बात जो हमें याद रखनी है कि ये जो इंटरकैलरी मेरिस्टम से नीट में क्वेश्चन पूछा गया है कि इफ द प्लांट upper part is removed by the grazing herbivores, then उनके अंदर प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? तो इंटरकैलरी मेरिस्टम्स जो रीजनरेट करेंगे जो ग्रेजिंग एनिमल्स ने रिमूव कर दिया है। क्लियर है? तो ये इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है। नेक्स्ट we will discuss the lateral meristematic tissues which are called as secondary meristems as they are associated with secondary growth। जो secondary growth के लिए responsible है बच्चों वो कौन है? lateral meristematic tissues, जिसमें हम बात करते हैं fascicular vascular cambium, interfascicular vascular cambium and cork cambium। They are the example of lateral meristematic tissues। क्लियर? तो अब हमने डिस्कस किया मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जिसमें हमने उनके ओरिजिन, उनके पोजीशन के बेसिस पे उनको कैटेगराइज किया। देन अब हम अगर डिस्कस करें परमानेंट टिश्यूज को, तो बच्चों याद रखना ये जो परमानेंट टिश्यूज है दे
आर नॉट कैपेबल ऑफ डिवीजन, इनके अंदर डिवाइड करने की कैपेबिलिटी नहीं होती है। और परमानेंट टिश्यूज में आप दो टाइप पढ़ोगे, एक सिंपल परमानेंट टिश्यूज जिनके अंदर केवल एक टाइप के ही सेल्स प्रेजेंट होंगे, और दूसरे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज जिसमें दो से ज्यादा टाइप होगा। क्लियर है? तो अब सिंपल परमानेंट टिश्यूज में हमें किसको पढ़ना है? पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्केलेन्काइमा। They are the simple permanent tissues as they are composed of only single type of cells. तो अब पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्केलेन्काइमा में सबसे इंपॉर्टेंट इनके स्ट्रक्चर्स की अगर हम बात करें तो ये जो आप देख रहे हो फर्स्ट, ये जहां पे इंटरसेलुलर स्पेसेस आपको दिख रहे हैं, तो इसमें परमानेंट सेल्स की अगर हम बात करें, परमानेंट टिश्यूज की बात करें, तो यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है कि दो टाइप, एक सिंपल जिसमें केवल एक प्रकार के सेल्स होंगे, दे हैव ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स, एंड दोज हैविंग टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स आर कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। तो सबसे पहले पैरेन्काइमा को डिस्कस करें। पैरेन्काइमा सेल्स आर आइसोडायमेट्रिक इन नेचर एंड मोस्ट एबंडेंट सिंपल परमानेंट टिश्यूज, जो लगभग हर पार्ट में, प्लांट के हर पार्ट में ये रिपोर्ट किए जाते हैं। और इनका फंक्शंस क्या है बच्चों? याद रखना, इनका मेन फंक्शन है स्टोर करना, स्टोरेज। एंड इफ दे हैव क्लोरोफिल दे आर एसोसिएटेड विद फोटोसिंथेसिस। कुछ पैरेन्काइमा सेल्स ऐसे भी हैं जो क्लोरोफिल कंटेन करते हैं और उनको हम क्लोरेन्काइमा कहेंगे, जो कि एसोसिएटेड है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से, जो कि एसोसिएटेड है बच्चों फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। कुछ सिक्रीटरी भी होते हैं। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं, जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं उनके अंदर एयर सैक्स प्रेजेंट होंगे जो उनको बैलेंसी प्रोवाइड करेंगे। तो दोज पैरेन्काइमा सेल्स आर कॉल्ड एज एरेन्काइमा, एंड एरेन्काइमा की प्रेजेंस कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है किसकी? एक्वेटिक प्लांट्स की, जो जल में पाए जाते हैं एक्वेटिक प्लांट्स। दूसरी बड़ी बात कि ये जो पैरेन्काइमा है जो मोस्ट एबंडेंट है, ये मेनली ओवल या स्फेरिकल किसी भी शेप में देखे जा सकते हैं। नेक्स्ट, कोलेन्काइमा, जिसमें पहला नीट का क्वेश्चन कि कोलेन्काइमा को हम लिविंग मैकेनिकल टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? लिविंग मैकेनिकल टिश्यू। एंड कोलेन्काइमा के अंदर कभी भी इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट नहीं होते हैं। यहां पर डिपोजिशन होता है पेक्टिन का, और ये पेक्टिन का डिपोजिशन ही उनको एडिशनल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। और कोलेन्काइमा की अगर हम बात करें तो कोलेन्काइमा से जो क्वेश्चन आपके नीट में पूछा गया है कि जब भी हम डाइकॉट की बात करेंगे, वहां एपिडर्मिस के नीचे जो हाइपोडर्मिस लेयर है वो किसकी बनी होगी? तो याद रखना कि दोज हाइपोडर्मिस present in dicot plants are composed of कोलेन्काइमा। किसका बना होगा? कोलेन्काइमा। और कोलेन्काइमा भी फोटोसिंथेटिक होगा अगर उसके अंदर प्रेजेंस होगा क्लोरोफिल। क्या प्रेजेंट होगा? क्लोरोफिल। तो कोलेन्काइमा आल्सो बिकम फोटोसिंथेटिक। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें डेड मैकेनिकल टिश्यू की, तो वो होता है बच्चों कौन? स्केलेन्काइमा। स्केलेन्काइमा एज दे आर डिवॉइड ऑफ प्रोटोप्लास्ट, ये विदाउट प्रोटोप्लास्ट होंगे, इसलिए हम इनको डेड मैकेनिकल टिश्यू कहते हैं। लेकिन ये मैकेनिकल जो फंक्शन प्रोवाइड करते हैं, मैकेनिकल इंजरी से जो बचाते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और इनके दो फॉर्म्स हमने डिस्कस किए थे। इफ दे आर थिक, इलोंगेटेड एंड पॉइंटेड, देन दे आर कॉल्ड एज फाइबर्स, जिसमें आप बास्ट फाइबर्स पढ़ते हो या जाइलरी फाइबर्स पढ़ते हो, जाइलम और फ्लोएम के एक कंपोनेंट जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराने में हेल्प करते हैं। तो इलोंगेटेड है बच्चों तो कहेंगे फाइबर्स, और अगर ये स्फेरिकल या ओवल हुए देन दे आर कॉल्ड एज स्केलेरेट्स, जो कि नॉर्मली आप देखते हो कि
जो डेड सेल्स यहाँ पे गुआवा के अंदर या सपोटा के अंदर या किसी भी उसमें फ्रूट वॉल ऑफ नट्स में, ये हर जगह स्केलेट्स प्रेजेंट होंगे जो इनको एडिशनल मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं, एडिशनल मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं। तो ये तो रहे बच्चों पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्केलेरेन्काइमा जिनको हमने पढ़ा सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर। नेक्स्ट अगर हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज की बात करें तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम। बच्चों यहाँ से क्वेश्चंस थोड़े से कॉन्सेप्चुअल पूछे जाते हैं, कुछ बातों का ध्यान आपको बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे रखना पड़ेगा। फिर से सुन लो सारी बातें। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज हम उनको कहेंगे जिनमें दो या दो से ज्यादा टाइप के सेल्स प्रेजेंट हैं। जैसे अगर हम एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जाइलम की बात करें तो जाइलम जो कि यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट देता है वाटर और मिनरल्स का, क्योंकि वाटर और मिनरल्स प्रेजेंट है नीचे, ये नीचे से ऊपर लेके जाएगा वाटर और मिनरल्स को। एंड जाइलम के जो मेन कंपोनेंट हैं वो बच्चों हैं चार। कौन कौन से? ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। फिर से सुनो, सबसे प्रिमिटिव क्वेश्चन में पूछा गया है कि मोस्ट प्रिमिटिव जाइलरी एलिमेंट, तो वहां को आपको याद रखना है कि ट्यूब लाइक सेल्स प्रेजेंट होंगे जिनको हम ट्रैकीड्स कहेंगे, जो कि डेड हैं क्योंकि यहां पर प्रोटोप्लाज्म नहीं है। ठीक, नेक्स्ट, और जब से आप देख रहे हो इवोल्यूशनरी प्रोसेस से, जब से वैस्कुलर बंडल्स आए प्लांट्स में टेरिडोफाइट से, तो ट्रैकीड्स भी प्रिमिटिव वैस्कुलर बंडल्स के उसमें आता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन एंजियोस्पर्म से पूछा गया है कि वेसल्स प्रेजेंस, जो उसका एडवांस वर्जन है ट्रैकीड का वेसल्स, जो कि सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसमें परफोरेशंस प्रेजेंट होंगी, वेसल्स हैं। तो ये जो वेसल्स हैं आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट। जो एंजियोस्पर्म्स हैं केवल वहीं पर वेसल्स की प्रेजेंस देखी गई है। ठीक, जो इंटरकनेक्टेड होते हैं वेसल्स और लॉन्ग डिस्टेंस वाटर ट्रांसपोर्ट में अहम भूमिका निभाते हैं। ठीक, तो हमने डिस्कस किया ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स, जो अभी जस्ट मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि फाइबर्स जो स्केलेटन काइमेटा सेल्स के बने होंगे, ऑब्लिटरेटेड सेंट्रल ल्यूमेन्स होगा, थिक होंगे, एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे। एंड नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट जाइलम पैरेन्काइमा। क्वेश्चन यहां से नीट में पूछा गया था कि इस जाइलरी एलिमेंट्स में यानी ट्रैकीड्स, वेसल्स और फाइबर, जाइलम फाइबर्स और जाइलम पैरेन्काइमा में से केवल जाइलम पैरेन्काइमा ही है जो लिविंग है, बाकी सब के सब क्या हैं? डेड। और जाइलम पैरेन्काइमा है तो मैंने पैरेन्काइमा में आपको बताया था कि ये सबसे इंपॉर्टेंट क्या रोल प्ले करेगा? फूड स्टोर करेगा। और सेकंड, इट हेल्प्स इन रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर। जो रेडियल कंडक्शन होगा वाटर का, उसमें भी बच्चों किसका इंपॉर्टेंट रोल है? इस जाइलम पैरेन्काइमा का। और इसीलिए इनको हम रे पैरेन्काइमेटस सेल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? रे पैरेन्काइमेटस सेल्स, एज दे आर एसोसिएटेड विद रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर, रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट यहाँ पे दो टर्म्स हैं, थोड़ा सा आप ध्यान रखना। पहली बात क्या याद रखना है कि जो प्राइमरी ग्रोथ के टाइम पर जाइलम बना उसको प्राइमरी जाइलम, जो सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पर जाइलम बना उनको हम क्या कहेंगे बच्चों? सेकेंडरी जाइलम। अब खास क्या है कि इस प्राइमरी जाइलम में भी जो पहले बना वो प्रोटोजाइलम, जो बाद में बना वो मेटाजाइलम। अब यहां पर कंडीशन से क्वेश्चन आपके यहां नीट में पूछा जाता है डेफिनेट, इंडार्च, एग्जार्च और मीजार्च कंडीशन। इंडार्च, एग्जार्च और मीजार्च कंडीशन से क्वेश्चन आया है आपके यहां कि प्राइमरी जाइलम के अंदर जो प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम आप देखो उसमें इंडार्च कंडीशन का मतलब क्या है बच्चों? तो ये थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर दे रहा हूं। जैसे ये कंडीशन, ठीक। अब इंडार्च कंडीशन का मतलब क्या है? जैसे प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम। अगर प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ है
जो छोटा हमने बनाया है ये है प्रोटोजाइलम, जो बड़ा बनाया है ये है मेटाजाइलम। ठीक, तो अब इसी एक डायग्राम से सारा समझना। इफ प्रोटोजाइलम लाइज टुवर्ड्स सेंटर, if protoxylem lies towards center and metaxylem lies towards the periphery, the condition become enlarged condition। और इंडार्च कंडीशन में याद रखना, इसी कंडीशन को हम सेंट्रीफ्यूगल कंडीशन कहते हैं, क्योंकि ये सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन में नए जाइलम बन रहे हैं। ठीक, तो एक कंडीशन याद हुई बच्चों कि protoxylem lies towards the center and metaxylem lies towards the periphery, the condition is enlarged। और ये enlarged condition कैरेक्टरिस्टिक है किसकी? स्टेम की, स्टेम की। फिर से सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमेशा से क्वेश्चन पूछा जाता है और कंफ्यूजन भी आपका बना रहता है। तो दोनों याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक याद रखना भाई, प्रोटोजाइलम अगर अंदर की साइड प्रेजेंट है, सेंटर की साइड, तो मेटाजाइलम ऑब्वियस है बाहर की तरफ होगा। एक याद रखना है, कंडीशन हो गई इंडार्च और ये मैनर हो गया सेंट्रीफ्यूगल का, कैरेक्टरिस्टिक हो गया स्टेम का। दूसरा, रूट की अगर हम बात करें, रूट की अगर बात करें तो प्रोटोजाइलम लाइज टुवर्ड द पेरिफेरी, प्रोटोजाइलम अगर बाहर की तरफ है, कंडीशन हो जाएगा सेंट्रीपिटल मैनर का, कंडीशन हो जाएगा सेंट्रीपिटल मैनर का, यानी मेटाजाइलम लाइज टुवर्ड द सेंटर, मेटाजाइलम लाइज टुवर्ड द सेंटर and protoxylem lies towards the periphery। उल्टा वाइस वर्सा वाली कंडीशन, प्रोटोजाइलम पेरिफेरी, मेटाजाइलम सेंटर, कंडीशन बिकम एग्जार्च कंडीशन और सेंट्रीपिटल मैनर। तो दोनों याद हो गया। नेक्स्ट, फ्लोएम के केस में भी यही आपको याद रखना है, जो प्रोटोफ्लोएम होगा और मेटाफ्लोएम होगा उसमें यही वाली बातें आपको याद रखनी है। मल्लिका स्क्रीन दिख रहा है ना? नेक्स्ट, हाँ जी बेटा मल्लिका स्क्रीन दिख रहा है ना? यस सर। वेरी गुड। देखो नेक्स्ट, जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है उसमें हम फ्लोएम को डिस्कस करें तो फ्लोएम में आपने पहले भी पढ़ा है बचपन से कि बाई डायरेक्शनल फ्लो होगा। मुंच हाइपोथेसिस जो मास फ्लो को बताता है, मल्टी डायरेक्शनल या बाई डायरेक्शनल फ्लो होगा, हमेशा हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ फूड का मूवमेंट फ्लोएम की तरह हम बताते हैं, फ्लोएम के थ्रू बताते हैं। फ्लोएम की अगर हम बात करें तो ये जो इनके चार मेन एलिमेंट्स हैं, कंपोनेंट हैं, वो क्या हैं? पहला सीव एलिमेंट या सीव ट्यूब एलिमेंट, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स और बास्ट फाइबर्स। बास्ट फाइबर्स या फ्लोएम फाइबर्स से शुरू करते हैं। ये स्केलेटन काइमेटस नेचर के होंगे और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट, सीव ट्यूब एलिमेंट और कंपेनियन सेल, ये दोनों एक साथ एसोसिएटेड होंगे। और खास क्या है बच्चों कि ये जो सीव ट्यूब एलिमेंट हैं इनके पास खुद का न्यूक्लियस नहीं है, दे आर डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस। तो अब यहां न्यूक्लियस नहीं है लेकिन लार्ज वैक्यूल है, और ये कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस इस सीव ट्यूब एलिमेंट को गवर्न करता है, सीव ट्यूब एलिमेंट को गवर्न करता है। कंपेनियन सेल बना है पैरेन्काइमा सेल से, तो ये लिविंग नेचर का होगा। और याद रखना है कि कंपेनियन सेल हेल्प इन मेंटेनिंग द प्रेशर ग्रेडियंट। याद रखना, दोबारा बोल रहा हूं, कंपेनियन सेल्स
help in maintaining the pressure gradient in the sieve tube. Most important question है, कितनी बार पूछा गया है गिनती नहीं है, फिर से सुन लो। ये जो कंपेनियन सेल है ये सीव ट्यूब एलिमेंट के अंदर प्रेशर ग्रेडियंट को मेंटेन कराने में सहायक भूमिका निभाता है, इसीलिए इनको हम कंपेनियन सेल या सहयोगी कोशिकाएं कहते हैं। बात समझ में आ गई? फ्लोएम पैरेन्काइमा जो कि इलोंगेटेड सेल्स हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा जो कि इलोंगेटेड सेल्स हैं, और हेल्प किस में करेंगे? ऑब्वियसली स्टोरेज ऑफ फूड में। और ये फ्लोएम पैरेन्काइमा हेल्प करते हैं रेडियल कंडक्शन ऑफ फूड में। और याद रखना बच्चों कि ये एब्सेंट होगा किसके अंदर? मोस्ट ऑफ द मोनोकोटिलिडन प्लांट्स में। मोनोकॉट में ये फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट होंगे। इतनी बातें आई होप सबको समझ में आ गई। फिर वही टर्म प्रोटोफ्लोएम, वो फ्लोएम है जो पहले बना है, मेटाफ्लोएम वो है जो बाद में बना है, प्राइमरी फ्लोएम वो है जो प्राइमरी ग्रोथ के टाइम पे बना है, और सेकेंडरी फ्लोएम वो है जो सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे बना है। बात समझ में आ गई? अब इस पूरे टिश्यू सिस्टम में जो हम इंपॉर्टेंट जानते हैं वो क्या है कि टिश्यू सिस्टम को बाहर से अगर आप देखोगे तो 3 कैटेगरी में इनको कैटेगराइज किया गया है। अगर ये सबसे बाहर की तरफ हम देखें, प्लांट के सबसे बाहरी भाग को देखें तो वो होता है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। उनके बीच में देखें जो फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम कहलाता है वो कहलाएगा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, and the inner one called as stellar tissue system, and या इसी को हम vascular tissue system कहते हैं जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कंडक्शन में। बात समझ में आ गई? अब देख लो एक बार एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के अंदर हम 3 मेन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। ये कि सबसे बाहर जो सिंगल लेयर्ड है, जो यूजुअली सिंगल लेयर्ड है, वो एपिडर्मिस कहलाएगा। एपिडर्मिस के बाद जो सेल्स प्रेजेंट होंगे, एक तो एपिडर्मल स्ट्रक्चर्स भी देखते हैं और यहाँ पर एपिडर्मल एपेंडेजेस की बात करते हैं। तो स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो आता है वो स्टोमेटा का होता है। सभी को पता है कि स्टोमेटा का 2 इंपॉर्टेंट रोल हम पढ़ते हैं। पहला कि स्टोमेटा ट्रांसपिरेशन को रेगुलेट करता है, और दूसरा स्टोमेटा ही गैसियस एक्सचेंज में अहम भूमिका निभाता है, मेन इंपॉर्टेंट लीडिंग रोल प्ले करता है। तो स्टोमेटा के थ्रू ही CO2 अंदर आएगा, ऑक्सीजन बाहर जाएगा। CO2 अंदर आएगा, फोटोसिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, और ऑक्सीजन जो फोटोसिंथेसिस का बाय प्रोडक्ट है वो एटमॉस्फेयर में आएगा, जिसको यूटिलाइज वेरियस ऑर्गेनिजम्स करते हैं। तो ये तो 2 कॉमन फंक्शन हो गए हर जगह। स्टोमेटा एसोसिएटेड विद ट्रांसपिरेशन एंड गैसियस एक्सचेंज। अब स्टोमेटा के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा डिस्कस करें तो स्टोमेटा में स्टोमेटल एपरेटस की बात करते हैं। स्टोमेटल एपरेटस जो शुरू होगा स्टोमेटल पोर से, उस पोर की ओपनिंग या क्लोजिंग गवर्न करता है गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स जो 2 शेप में होगा, इफ इट इज किडनी और बीन शेप। अगर आपको गार्ड सेल किडनी या बीन शेप के दिखाई दिए तो समझ लेना बच्चों की प्लांट है डाइकॉट। और अगर ये गार्ड सेल्स दिख रहे हैं डंबल शेप, जो जिम में जाते हो डंबल उठाते हो, डंबल शेप अगर दिखेगा तो समझ लेना कि ये बात चल रही है मोनोकॉट की। बात समझ में आ गई? अब गार्ड सेल्स गवर्न द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर। ये गार्ड सेल्स के अंदर वाटर फिल हुआ, स्वेल हुए, अब स्टोमेटल पोर ओपन हो गया, गैसियस एक्सचेंज होगा, ट्रांसपिरेशन होगा, वाटर निकल गया, ये स्टोमेटल पोर फिर से बंद हो गया क्योंकि गार्ड सेल्स से जो कुछ भी था वो सब निकल गया, तो ये क्लोज हो गए। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा गवर्न किसके थ्रू होगा? गार्ड सेल्स के थ्रू। 2 टाइप के सेल्स, अगर ये है किडनी या बीन शेप देन डाइकॉट, अगर डंबल शेप देन मोनोकॉट। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर याद रखना है आपको, एपिडर्मल एपेंडेजेस, जिसमें 2 स्ट्रक्चर्स की हम बात करेंगे। एक जो स्टेम में प्रेजेंट होगा,
जिनको कहेंगे ट्राइकोम्स, which is also hair like outgrowth and elongated cells, and इनके मतलब ट्राइकोम्स के अगर आप देखोगे स्ट्रक्चर तो ये जनरली ट्राइकोम्स जो होंगे ये मल्टी सेलुलर होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है और डिफरेंस है रूट हेयर्स और ट्राइकोम्स में कि रूट हेयर्स आप देखोगे कि यूनिसेलुलर होंगे, लेकिन ट्राइकोम्स जो होंगे वो होंगे मल्टी सेलुलर। अब ट्राइकोम्स का क्वेश्चन जो आपके नीट में पूछा गया बच्चों कि ये जनरली हेल्प करता है क्या, लॉस ऑफ वाटर जो ट्रांसपिरेशन के थ्रू हो रहा है उनको कम करता है ट्राइकोम्स जो स्टेम में प्रेजेंट होगा। और रूट हेयर्स ये क्या करते हैं, ये एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और मिनरल्स को इनहेंस करते हैं। जितने ज्यादा रूट हेयर्स प्रेजेंट होंगे उतना ज्यादा बेटर एब्जॉर्प्शन देखने को मिलेगा। तो अब यहां पर एपिडर्मल सिस्टम में हमने पूरा देखा, एपिडर्मिस की बात करी, रूट हेयर्स की बात करी, ट्राइकोम्स की बात करी, स्टोमेटा की बात करी। दोज आर एसोसिएटेड विद epidermal system. Then we will discuss the ground tissue system which is called as fundamental tissue system. अब यहाँ पे एक बात आपको क्या याद रखनी है कि ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में सिंपल टिश्यूज यानी पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेरेन्काइमा प्रेजेंट होंगे मेनली, और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं स्टीलर सिस्टम में। तो यहाँ पे याद क्या रखना है कि ये जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है, जो एपिडर्मिस के नीचे वाली लेयर होगी वो होगी हाइपोडर्मिस, यानी ग्राउंड टिश्यू सिस्टम की शुरुआत किससे होगी बच्चों, हाइपोडर्मिस से। और हाइपोडर्मिस डाइकॉट के अंदर कोलेनकाइमेटस, मोनोकॉट के अंदर स्क्लेरेनकाइमेटस होगा। इतनी बात समझ में आ गई, ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया। अब वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम की अगर हम बात करें तो वही जाइलम और फ्लोएम, और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है कैम्बियम which is responsible for secondary growth and present between xylem and phloem and form secondary xylem and secondary phloem during the process of secondary growth. अब अगर ये कैम्बियम प्रेजेंट है then the vascular bundle is open। जैसे पुराने पहले दरवाजों में एक लगाते थे वोट, काठ या लकड़ी का दरवाजा होता था, जो तब दरवाजा खोलते थे वो काठ लगा देते थे, यानी कैम्बियम अगर प्रेजेंट है तो ओपन, अगर वो लगा दिया जाता था दरवाजा खुल जाता था, निकाल दिया दरवाजा बंद हो गया। तो if cambium is present then the vascular bundle is open type, and if cambium is absent then vascular bundle is closed type, then vascular bundle is closed type। अब क्या याद रखना है कि जो डाइकॉट होंगे उनमें वेस्कुलर बंडल ओपन टाइप होगा, क्योंकि वहां पर कैम्बियम प्रेजेंट है जो सेकेंडरी ग्रोथ कराने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, और डाइकॉट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ इंपॉर्टेंट होगा, डाइकॉट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ इंपॉर्टेंट होगा। बात क्लियर? मोनोकॉट के अंदर क्लोज टाइप, क्योंकि वहां पर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगा। सॉरी, दो और इंपॉर्टेंट बात याद रखना है, अगर वेस्कुलर बंडल्स में जाइलम और फ्लोएम सेपरेट रेडियाई यानी जाइलम और फ्लोएम अलग अलग रेडियाई पर प्रेजेंट है तो उनको हम रेडियल वेस्कुलर बंडल कहेंगे, जो कैरेक्टरिस्टिक है रूट का। और अगर वेस्कुलर बंडल्स सेम रेडियाई पे प्रेजेंट है, जाइलम एंड फ्लोएम सेम रेडियाई पे प्रेजेंट है, देन दिस कंडीशन इज कंजॉइंट, जो कि कैरेक्टरिस्टिक है स्टेम का। तो बात समझ में आ गई आई होप यहां तक। अब यहां इन दोनों डायग्राम्स को एक साथ देखना है, 3 जगह हमें डिस्कस करना है, और यहाँ पे फटाफट आपको 2-3 पॉइंट्स में आपको रिवाइज करा दूं, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस आपके यहां पूछे जाएंगे। डिफरेंस पूछा जाता है डाइकॉट रूट और मोनोकॉट रूट का। तो पहले हम डिस्कस किए हैं डाइकॉट रूट, ये वाला फर्स्ट डायग्राम रिप्रेजेंट डाइकॉट रूट एंड सेकंड डायग्राम रिप्रेजेंट्स मोनोकॉट रूट। दोनों को देख करके अंतर कहां पर समझ में आ रहा है, दोनों को देख करके अंतर आपको ये समझ में आएगा कि ऑलमोस्ट दोनों की जो डायग्राम है वो सिमिलर है। डिफरेंस कहां देखने को मिल रहा है ये आपको याद रखना है। जब भी हम डाइकॉट रूट की कंडीशन की बात करते हैं, यहां पर आप देखोगे कि पिथ पुअरली डेवलप्ड है और मोनोकॉट के अंदर पिथ वेल डेवलप्ड है।
ये पिथ रीजन, सबसे अंदर से अगर हम शुरुआत करें, ये पिथ रीजन है। ये पिथ रीजन डाइकॉट के अंदर जब आप देखोगे तो यहाँ पर ये पुअरली डेवलप्ड है, जबकि मोनोकॉट के अंदर ये जो पिथ रीजन है ये वेल डेवलप्ड होगा। ये कैसा होगा बच्चों? वेल डेवलप्ड होगा। बात समझ में आ गई? दूसरी बड़ी बात क्या याद रखनी है, कंडीशन अगर हम डाइकॉट में देखें तो यहां देख रहे हो 1 2 3 4, यानी डायार्च टू हेक्सार्च कंडीशन। डायार्च या हेक्सार्च यानी या तो 2 होंगे या 4 होंगे या 6 होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। लेकिन मोनोकॉट के अंदर हेक्सार्च से शुरू होकर पॉलीआर्च कंडीशन तक, यानी 6 से ज्यादा ही होंगे जब भी होंगे, तो ये कंडीशन कहलाती है बच्चों पॉलीआर्च कंडीशन। तो ये 2-3 बातें हमने याद कर ली कि मोनोकॉट के अंदर पॉलीआर्च कंडीशन, मोनोकॉट के अंदर पिथ वेल डेवलप्ड, और मोनोकॉट के अंदर आप देख रहे हो कि कोई कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होगा, कोई कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होगा, इसीलिए यहां पर कोई सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगा। और एक बात अभी नोट कर लो कि यहां पर एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा पेरीसाइकल, पेरीसाइकल, जो कि डाइकॉट रूट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स बनाने में। लेकिन मोनोकॉट के अंदर द पेरीसाइकल इज एसोसिएटेड विद ओनली फॉर्मेशन ऑफ लेटरल रूट्स, only give rise to lateral roots। बात समझ में आ गई आई होप। अब नेक्स्ट हम यहां डिस्कस कर रहे हैं स्टेम को, ये डाइकॉट स्टेम एंड मोनोकॉट स्टेम। सिर्फ यहां पे आपको याद क्या रखना है कि जब भी हम डाइकॉट स्टेम की बात करेंगे, यहां पे क्या देख रहे हैं बच्चों कि डाइकॉट स्टेम और मोनोकॉट स्टेम में, कि डाइकॉट स्टेम के अंदर कैम्बियम, जाइलम और फ्लोएम ये सब एक जगह पे कंजॉइंट वे में अरेंज हैं। ठीक, अब कंजॉइंट वे में अरेंज होने का मतलब दे आर प्रेजेंट ऑन द सेम रेडियाई। जो फ्लोएम और जाइलम आप रूट के अंदर देखो थे तो वहां पे वो सेम रेडियाई पे नहीं थे, डिफरेंट रेडियाई पे थे, लेकिन यहाँ स्टेम है तो ये क्या है, सेम रेडियाई पे प्रेजेंट है। खास क्या है इसके अंदर कि जब यहाँ पर आप देख रहे हो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के बाद ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, तो वहां पर हाइपोडर्मिस कंपोज्ड है कोलेनकाइमा सेल से, और उसके बाद ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में पैरेन्काइमा सेल्स प्रेजेंट होंगे। पेरीसाइकल के बाद जो स्टीलर सिस्टम है वो होगा, और पिथ रीजन यहां पे आप देखोगे तो सबसे इंटरनल वाला देखने को मिलेगा, वो वेल डेवलप्ड है। लेकिन मोनोकॉट में आप देख रहे हो वेस्कुलर बंडल्स आर स्कैटर्ड, वेस्कुलर बंडल्स जो हैं वो स्कैटर्ड हैं, यानी ग्राउंड टिश्यू और स्टीलर टिश्यू सिस्टम को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। किसमें बच्चों? मोनोकॉट में। मोनोकॉट के अंदर इनमें डिफरेंशिएशन हम नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? खास बात क्या है कि जब मोनोकॉट के अंदर आप देख रहे हो वेस्कुलर बंडल्स जो स्कैटर्ड हैं, तो जो सेंटर की तरफ वेस्कुलर बंडल्स हैं वो इनलार्ज्ड हैं या लार्ज हैं, जबकि पेरीफेरी वाले क्या हैं, छोटे हैं। और दूसरी बड़ी बात कि बिलो द एपिडर्मिस यहां पर जो प्रेजेंट है हाइपोडर्मिस, वो स्केलेरन काइमेटस नेचर के होंगे, स्केलेरन काइमेटस नेचर के होंगे। फिर यहां पे लीफ को हमने डिस्कस किया, फटाफट 2-3 पॉइंट्स यहां पे देख लो। लीफ में हम क्या देख रहे हैं बच्चों? 2-3 पॉइंट। पहला पॉइंट कि डाइकॉट के अंदर ये जो पहला देख रहे हो ए, ये डाइकॉट, बी मोनोकॉट। डाइकॉट लीफ जो हम पढ़ते हैं डॉर्सी वेंट्रल कंडीशन, यानी डॉर्सी वेंट्रल कंडीशन का मतलब दोनों साइड जो होगा उनको आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। यहां पर आप देखोगे कि नंबर ऑफ स्टोमेटा, जो दो सरफेस है, जो ऊपर वाला है एडेक्सियल, नीचे वाला एबैक्सियल,
तो जो एडेक्सियल सरफेस है और एबैक्सियल सरफेस है, तो स्टोमेटा का नंबर हमें एबैक्सियल सरफेस पे ज्यादा देखने को मिलेगा, यानी इफ द नंबर ऑफ स्टोमेटा इज